ये कभी डायरेक्शन ऐसे भी हो जाती है, ये देखिए नहीं आप कवर कर दो। हम पढ़ा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के सही है। क्षेत्र अधिकार का है सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, उसमें हमने एक फिनिश किया था और उसका दूसरा हेडिंग था, पहला था सिविल केसेस। आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना, फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट है क्यों? Let it be, but you apply to inshallah करूँ। This Abhyuday Yojana in every district. So wherever you are staying, you can join there. Why to use the classes? Then okay. So you are from which place? Rampur also is going on. Sit down. Anyhow. So Supreme Court. If you have any doubt in English also, I can keep, but 95% students are from UP board. That's why I am teaching in bilingual also. So if you आपको भी मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी में कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ। कोई अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपके बहुत से क्वेश्चन का मतलब है कम से कम 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिन्हें आप ना समझने के कारण अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। वो ऐसा 100% मैं बता रहा हूँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ जानते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं पा रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, एक एक पॉइंट आपका, एक एक नंबर, ये ज़रूरी है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन टिपिकल इंग्लिश भी है और टिपिकल हिंदी भी है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है हिंदी का शब्द, तो उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, क्योंकि वो शब्द आराम से। ऐसे में हिंदी कोई यहाँ हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड का नहीं है। कभी ऐसा होता है कि बहुत से इंग्लिश के शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। मेडिकल की टर्मिनोलॉजी अलग होती है, टेक्निकल में अलग होती है टर्मिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी अलग है, मैनेजमेंट की अलग है। तो टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम बाइलिंगुअल में सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, डोंट बी एडमेंट कि मुझे हिंदी में ही पढ़ना है या इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके ऐसे मेंस के लिए बहुत बेनिफिट देंगे, है ना। जो बेनिफिट इसलिए क्योंकि ऐसे जब देखेंगे तो उसमें हिंदी भी अच्छी आना चाहिए और इंग्लिश भी। एंड लास्ट सेंटेंस फॉर द डे कि जब आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो पेपर आपको इजी लगेगा, और लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है तो मुश्किल होगा। इसी का एक एडिशनल सेंटेंस, अगर आपको सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द पता है, क्योंकि एक शब्द पढ़ा, पर्यायवाची क्यों सिखाए जाते हैं हम लोगों को सिनोनिम वगैरह, कि अगर दूसरा शब्द यूज हो गया या आपके समझ में एक शब्द नहीं आया, वही रटा हुआ नहीं हुआ, तो दूसरा आप ऐड कर सकते हैं इसीलिए। और इसलिए सफिक्स एंड प्रीफिक्स लेटर में बना के जोड़े जाते हैं कि आप उसे अपोजिट भी बना सकते हैं। जैसे हमने उस दिन कहा कि अगर प्रॉफिट पता है और लॉस आ गया तो उसमें नॉट या नहीं जोड़ दो। इसी तरह अगर आप बहुत से शब्द हैं जिसमें अपोजिट जोड़ना है तो इन या अन जोड़ देते हैं, एबिलिटी, इनएबिलिटी, इस तरह के शब्द होते हैं। तो लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा बीच बीच में जब मौका मिले एक किताब खरीद लो हिंदी इंग्लिश की, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो खरीदिए। कौन सी मालूम है? ऐसे की निबंध की 151 ऐसे फॉर यूपीएससी, इस तरह से किताब आता है। उसमें 2 बेनिफिट होंगे, मैं बड़ा ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो बेनिफिट ये है कि एक तो ये कंपलसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आती है कभी कभी माइंड में, हम लोग ये सब रट के नहीं आते, हमने तो कहा जाके क्रिमिनल शुरू कर देंगे, फौजदारी क्या होती है, लेकिन हमेशा क्या बच्चों को पता नहीं कर सकते। वो इसलिए सुन लीजिए, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने आई क्लियर माई पीसीएस एग्जामिनेशन, क्योंकि कोई तैयारी नहीं, कोई कोचिंग नहीं थी। तो उसमें जो नए टॉपिक्स होते हैं बहुत लेटेस्ट आते हैं आपके, ऐसे नई वाली में देखिए, तो जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे भी बेनिफिट होगा, जो आपके मेंस में ऐसे के लिए क्वेश्चन आएंगे वो भी बेनिफिट होगा, और जो हम पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री वाले पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी वाले पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस या एशियन, उससे जो रिलेटेड ऐसे होते हैं उससे नॉलेज बढ़ेगी। और जो फाइनल में जो एम आया था, आपकी लैंग्वेज के ऊपर पूरी पकड़ बन जाएगी। कितने बेनिफिट है? और बताओ एक बेनिफिट कि आप जब आपने पढ़ ली, आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका जूनियर या कोई पूछता है किसी के बारे में, यू विल बी एबल टू, साइबर क्राइम के ऊपर ऐसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे,
इससे आप कितने जुड़े हुए हैं। तो ये मत सोचो कि आप ऑप्शनल पढ़ा वो पास हो जाएंगे, जीएस पढ़ा नहीं, वो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे, बिकॉज एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर क्राइम। और वो सिविल सर्विसेज में आईपीएस बनो या आईएफएस, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ध्यान देना है। वो टेक्नोलॉजी आपको क्या होता है, ऐसे वाली बुक में 10 बुक ना रेफर करके एक ऐसे में बहुत कुछ मिल जाता है, कब शुरू हुई, क्या करना, उसका इफेक्ट क्या है। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी, जस्ट नॉलेज नाइट को बता दी। सो सुप्रीम कोर्ट के ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम लोग जो जिस चैनल से गुजरे हैं उस चैनल में ये इंपॉर्टेंट। आज भी मैं लेटेस्ट बुक खरीद कर आया हूँ, समझ लीजिए ऐसे की। तो ये चीज़ें रख, अच्छा उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, वो वाली ऐसे की बुक ना हो कि पुस्तकालय के ऊपर निबंध लिखिए आपके, मैं यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा नहीं। यूपीएससी के लिए अलग से बुक वो आती है, तो हिंदी में भी। और कभी ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश वालों को बहुत नंबर मिलेंगे, हिंदी वालों को कम मिलेंगे, नहीं। हिंदी वालों के हिंदी वाले कॉपी जांचते हैं, उनको देते हैं नंबर। और मैं आपको मेन का भी बता दे रहा हूँ कि ये समझ के चलो कि अगर आपने 95% सही लिखा है तो 50% नंबर आएंगे। अगर 95% सही लिखा है टू द पॉइंट, वो बता देंगे, तो आपके 50% नंबर आएंगे। और 54-55 के टॉपर होते हैं, वो उनका दो तीन चीजें होती हैं। मैंने उस दिन भी बताया, प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। बहुत इंप्रेशन जाता है, ये नहीं है कि आपने यहाँ से शुरू करे और लाइन उधर जा रही है, समझ में आया। जब आप स्ट्रेट लाइन में, ये सब बहुत मायने रखती है चीजें। आप लोग कहते हैं कि ऊपर जाती है तो बड़ा मोनाला होता है, दिस ऑल बकवास। इनफैक्ट आपका हैंड राइटिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे बताया गया था रिसेंटली व्हेन आई वाज इन दिल्ली, उन्होंने कहा कम से कम 30% इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड पे आपके हैंड राइटिंग का। तो दो चीज़ें, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, ऐसे की बुक ले लो, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, प्रैक्टिस लिखने की। अभी जो लैगिंग हुई है एग्जामिनेशन में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो इसीलिए हुई है क्योंकि लोगों की कोविड के टाइम पे लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई, एंड दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कंटिन्यू। तो हम पर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या है और किन किन क्षेत्रों, क्योंकि बड़ा पार्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया तो हाई कोर्ट का स्टेट लेवल प्रोसीजर से आप जानते हो कि प्रेसिडेंट की अगर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पता है तो गवर्नर का भी कॉन्स्टिट्यूशन उसी से संबंधित होती है, थोड़ा अंतर आता है। फौजदारी में, फौजदारी क्रिमिनल को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिमिनल। किसी कोई भी आप लोगों से जनरली गांव के या शहर के हैं तो क्रिमिनल केस से संबंध में कुछ जानते हैं आप लोग। ऐसे ही किसी से मारपीट हो जाती है, होती नहीं होती, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे हो, वैसे हो, नॉर्मल हो, नाली को लेकर, घर के लेकर हो, तो आपको पता है एक होती है दफा 323, लिख लीजिए आप, 333 दफा 323। जैसे नाली के बीच झगड़ा हो गया, नाली के पीछे चारपाई क्यों डाल दी, तो आपस में दो लोग होते हैं और छोटे मोटे मारपीट करके किसी के सिर में चोट लगी तो दफा 323 होती है। इसी तरह एक और बता दें, ये वो कॉमन चीज़ है जो आपको पता होना भी चाहिए, स्पेशली रूरल एरिया, गांव में, मोहल्ले में, वार्ड में। दूसरी होती है 107 17, मैं बता रहा हूँ, वो भी 17 और 16 दोनों बता रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना 302 के साथ 307 चल रही है, 302 मर्डर और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। 107 16 में और इसमें दोनों फरीक होते हैं, ये होते हैं मास, उसके लिए मतलब बहुत से लोग आपस में लड़ते हैं तो एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो 107 16 जो है एक पार्टी रिपोर्ट करती है, समझ में आया, उसने रिपोर्ट कर दी। इसका मतलब जब तक, अब वो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो देखते हैं कि दूसरी पार्टी आ रही है नहीं आ रही है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एक्चुअली आप लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ाने आए हैं पुलिस डिपार्टमेंट का, बट ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एफआईआर क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उससे पहले पुलिस वाले क्या कहते हैं आपसे, तहरीर दे दो। सब सुना ना तहरीर, तहरीर का मतलब ये है, एफआईआर और तहरीर में अंतर मालूम है आपको, नहीं आई तहरीर। तहरीर मतलब आपने एप्लीकेशन दी कि इस पार्टी ने या इस इंडिविजुअल ने या पारिवारिक मैटर में
हस्बैंड वाइफ का हो, पड़ोसी का हो, ग्रुप का हो, समूह का हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हो, आपने रिपोर्ट कर दी कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है। तहरीर आप खुद भी लिख सकते हैं, वकील से भी लिखा दें। वकील ऐसे कोई पॉइंट बनाता है क्योंकि उसे मालूम है कि आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड की कौन सी धारा इसमें हम लगा सकते हैं, वो इस तरह से बनाता है, इसीलिए उसके लिए पैसे दे देते हैं। तहरीर रजिस्टर पे नहीं जाती, खाली फाइल हो जाती है। एफआईआर अगर आपने कराई है तो वो एक रजिस्टर होता है इंफॉर्मेशन का, तो उसमें अगर लिख गई तो पुलिस को रिटन रूप में एक्शन लेना ही, तहरीर में एक्शन नहीं लेना। एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इससे ही रिलेटेड है। जैसे एक चीज होती है, हमने बताया ना कि 301 आदमी के पास पिस्टल है, उसने हवाई फायर कर दिया और एक ने दिखा दिया, तो जिसने दिखाया है उसमें 307 का केस लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, और जिसने फायर कर दिया उस पर खाली डराने धमकाने का लगेगा। देखिए मालूम है ये नहीं, इसीलिए डराने धमकाने का मतलब कि आपने हवाई फायर करके डराया कि ऊपर की जगह सामने भी चल सकता है, ठीक, हमें राइट नहीं है, इसी तरह का समझाने का तरीका ये। और दूसरा 307 का मतलब ये था कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे, डराने की बात नहीं होती, डराने की होती तो आप हवाई फायर कर चुके होते। लेकिन जो करता है क्या उसे पता ही सब है, वो तो भावावेश में आके करता है, इमोशनल होकर करता है, राइट। तो इसी तरह के जो क्राइम, क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं फौजदारी। अच्छा, हम इसका अगर मीनिंग देखें फौजदारी का, इसका मतलब अकेला नहीं है, दोनों तरफ से जमा वाला है, क्राउड, भीड़, फौज की तरह। एक फौज शब्द भीड़ को भी कहते हैं, फौज शब्द जो है यूज होता है भीड़ को भी होता है। तो फौजदारी का मतलब कि दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई होना। लेकिन यहाँ पे चूंकि ग्रुप तो बहुत छोटे लेवल का हो गया थाने का, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 3 पॉइंट है, नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट इसके। फौजदारी के किस चीज को सुप्रीम कोर्ट देखता है, अब भूल जाइए, एफआईआर भूल जाइए, थाना भूल जाइए, अब आ जाइए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मेंटली, ये मैंने जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता दिया था। उसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, हमने बताया सुप्रीम कोर्ट अपीलिएट, उसी के अंदर आना ना, कल जो नहीं आएगी, अपीलिएट अथॉरिटी भी है जहां अपील कर सकते हैं। किस किस के लिए अपील कर सकते हैं? एक शब्द पढ़ाया था हमने, उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज जिसे कहते हैं, उन्मुक्तियां पढ़ाया था जज के बारे में। उन्मुक्तियों में क्या कहता शब्द, उसमें कहा उन्हें भत्ते देना, एचआरए, सीसीए, सिटी कंपल्सरी अलाउंस होता है, कार देना, टेलीफोन देना, दिस ऑल प्रिविलेजेस आर नोन एज इम्यूनिटीज या उन्मुक्तियां कहते हैं। अब सुनिए, शब्द ये आ रहा था कठिन, जैसे होता है ना कोई कवि कविता सुनाता है, कठिन शब्द क्या है तो वो बता देते। इसमें कहा है, पहला पॉइंट है, अपने शब्दों में लिखना कि सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है, ये देखता है यदि किसी व्यक्ति को, सुन लीजिए फिर लिख लेना आराम से, मैं दूंगा तो लिखना है, ये सुनना जरूरी। यदि किसी व्यक्ति को की उन्मुक्तियां समाप्त या रद्द करके उसे मृत्यु दंड दिया गया हो, ये पहला पॉइंट है, तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। जैसे अब उन्मुक्तियां है, यहाँ पे मान लो किसी से कह दिया आपको 4 साल की सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है, यही तो हो गई, ये छोटी चीज हो गई नहीं, मर्डर से छोटी हुई नहीं। तो उन्होंने कहा पहला पॉइंट ये है अपीलेट अथॉरिटी कि कोई भी भारत का नागरिक सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, नंबर 1, यदि उसकी उन्मुक्तियां रद्द करके उसे मृत्युदंड दिया गया हो। कहाँ? हाईकोर्ट या नीचे वाले। समझ में आया? ये पहला पॉइंट, इसी शब्दों में याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है यदि उसकी उन्मुक्तियों को रद्द करके उसे मृत्यु दंड दिया जाए।
कर दी और हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं मृत्युदंड मिलता है। नंबर 2 पॉइंट, ये सब कॉमन से रहते हैं इसलिए आप कहते हो ना सीक्वेंस में शब्द बोलता हूँ मैं वो माइंड में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसी से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट। हाँ पूछिए पूछिए। जिला मृत्युदंड दे दिया, हाँ हाई कोर्ट से बाइक बरी कर दिया, तो फिर इसकी अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा तो था, ये तो पढ़ा है जो काम में नहीं तो प्राप्त नहीं होता है, बिल्कुल कर सकता है 100%। सुप्रीम कोर्ट की तो चाहे वो लोक अदालत हो, चाहे मुंसिफ अदालत हो, चाहे तहसीलदार का मुंसिफ कोर्ट किसे कहते हैं मालूम है, तहसील ले होते जो भी बताए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, कोई भी, या डायरेक्ट जो कल आपने सवाल किया सार्वजनिक हित की बात हो, कोई भी, कोई पढ़ा रहा हूँ इसके क्षेत्राधिकार क्या है। अभी तो मैंने दीवानी पढ़ाए थे, अब क्रिमिनल उसी से संबंधित है। अब इसमें दूसरा पॉइंट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह की आपकी सिविल सर्विस में क्वेश्चन। मुझे मृत्युदंड दिया तभी अपील हो सकता है कि नहीं आगे भी आ रहा है, आगे आ रहा है। ये खत्म हो जाए फिर आप पूछिएगा। 3 पॉइंट है इसके, समझ में आई? उन्मुक्तियां, इसमें 2 कैच वर्ड्स हुए, इम्यूनिटीज एंड डेथ सेंटेंस। गॉट इट? इस पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है सुन लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। इसमें एक शब्द आया अभियोग, ये अभियोग से संबंधित है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। यदि किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, कोई मैटर विचाराधीन है, पेंडिंग है, और उसे मृत्युदंड दे दिया है विचाराधीन होते हुए भी, होता है ना कभी कभी ग्रीवेंसेस और उसके वजह से, क्या है, यदि पेंडिंग है फिर भी उसे मृत्युदंड दे दिया है, तब सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने आप डायरेक्ट मांगा सकता है। ये उसका क्षेत्राधिकार है। अंतर समझ में आ गया? अगर किसी अभियुक्त कहते हैं जो एविक्शन जिसे हुआ है ना, एक्यूज्ड, अगर उसका केस पेंडिंग है फिर भी जज ने जैसे कह दिया मानो कल रिटायर हो रहे हैं, ये ऐसे केसेस होते हैं, कई एग्जाम्पल, तो उसमें अगर मृत्युदंड दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान देकर उस केस को अपने पास मंगा सकता है। ये उसका क्षेत्राधिकार है। नेचुरल सीनियर कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा, थर्ड पॉइंट इसका है, तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका, इंग्लिश वालों को भी कभी मायूस ना करें। इन केस हाई कोर्ट फील्स, बड़े सिंपल शब्द बोले, इन केस हाई कोर्ट फील्स दैट दिस इज नॉट अंडर हिज पैराफरी, ही कैन ऑल्सो रिकमेंड द केस टू सुप्रीम कोर्ट, कि ये मेरी अपील से बाहर है, तो उच्च न्यायालय भी उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट में रिकमेंड कर सकता है। देखो 2 केस में क्या हुआ, मंगा सकता है, उसे पेश कर सकता है, तीसरे में ये भी रिकमेंड करके, तब भी ये क्षेत्र उसका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में मना नहीं कर सकता, नहीं पहले आप डिसाइड करो फिर मैं करूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब इन फैक्ट ये है कि जो हाई कोर्ट की बाउंड्री से बाहर है या ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, तो वहां पे केस रिकमेंड कर सकता है। ये सब केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अंडर फौजदारी। 7-8 हेडिंग है। पहला हमने बताया कौन से केस जाते हैं, फिर कौन से केस जाते हैं, और तीसरा हेडिंग है इसका, तीसरा हेडिंग नहीं है, एक और चीज है विशिष्ट, इसी में देखिए स्पेशल केसेस, विशिष्ट केसेस। इन सब की डिटेल्स आर्टिकल नंबर 132 से 134 तक दी गई है। जितना भी इसकी हम कहता हूँ क्रिमिनल केस, ठीक है, इनकी डिटेल 132 से 134 तक दी गई है। अब जब संविधान
संविधान बना जैसे हमने बताया था आपको, उस वक्त साइबर क्राइम नहीं था या ऑनलाइन ठगी जिसे कहते हैं वो नहीं थी, संविधान में नहीं था। अब हम कहते हैं संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जो केसेस 132 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 132 से 134 तक कवर नहीं होते हैं, इनके लिए आर्टिकल 136 में प्रोविजन है। किसमें है? 136 में प्रोविजन दिया गया है। मैं इसलिए धीरे बोलता हूं कि आपके माइंड में सीक्वेंस में चला जाइए, दिमाग में कहीं ना कहीं कि हाँ भाई अगर 134 से कवर नहीं करता है तो इसमें वो आ सकता है। ये पढ़ाना क्यों जरूरी था? ये वो केसेस हैं जो 132 से 134 तक कवर नहीं हुए और किसी भी राज्य के कोर्ट ने, न्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय दिया है जो मतलब खाली ये नहीं है कि डेथ सेंटेंस है, और भी संपत्ति से संबंधित है, समाज से संबंधित है, चाहे लोक अदालत में कोई ऐसा निर्णय दिया हो, बजरंग भाई के केसेस जाते हैं, जमीन के केसेस जो भी हो, लोक अदालत पब्लिक उसमें उन केसेस को भी ये सुनता है, एक्सेप्शनल केसेस। जैसे आपने एक दिन सवाल किया था सीबीआई कोर्ट, सीबीआई का अपना होता नहीं होता है, और एक और होता है डिफेंस का कोर्ट होता है जहां ट्रायल होता है, होता नहीं होता है। इसके बारे में ये कहता है 136 डिफेंस को छोड़कर, ये एमसीक्यू है कि मिलिट्री से संबंधित केसेस को छोड़कर जितने भी लोअर कोर्ट में कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इनसे संबंधित केसेस हैं वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। कोई भी डिसीजन, किसी भी निर्णय, एक बार और बता दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपने अधीनस्थ कोर्ट, सबऑर्डिनेट ऐसे समझ लो, नाम मतलब बार अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के निर्णय को, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, व्यक्ति से संबंधित हो, समूह से संबंधित हो, उसके खिलाफ भी निर्णय दे सकता है, ये उसका क्षेत्राधिकार है। अब कहोगे कि ये तो पहले ही लिखा हुआ है, फिर दोबारा बताने की जरूरत क्या है? इसके लिए उन्होंने कहा कि सीबीआई है, डिफेंस कोर्ट है, इनके बारे में सीबीआई का तो दे सकता है, लेकिन डिफेंस के अगर जब तक अपवाद ना हो, उसका भी एग्जाम्पल दूंगा, जब तक अपवाद ना हो डिफेंस के मैटर में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। समझ में आया? अब अपवाद क्या है? नियम तो सब जानते हैं, बताएं। अगर एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स यहां की सिक्योरिटी लीक कर देता है विदेश में, देन सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। कर सकता है? कर सकता है, ये एक्सेप्ट है। अगर मैटर फॉरेन से रिलेटेड हो तब सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को वहां के क्यों, उसका रीजन है, आई शुड नॉट से ऑन टेनर, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये डाउट होता है कि ऑप्शन हो सकता है उसका बैचमेट और कहीं फेवर कर दे, इट हैपन्स नो, ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी मन में आता है। इसीलिए मैंने जो बताया ना, कानून की पट्टी जो होती है इसलिए नहीं होती अंधा है, इसलिए होती है कि अपने को रेवड़ी ना बांटे, अपने को फेवर ना कर पाए, दैट इज द मेन रीजन। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा संबंधी अपवाद को छोड़कर, मतलब अपवाद को अपने पास रखा है कि बाकी सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, लेकिन डिफेंस के कोर्ट को भी अलग रखा है, अपवाद के केसेस में ही ये सुनता है। समझ में आ रहा है नहीं? बताइए, या खाली हम बोल रहे हैं? बता देना, ठीक। ये विशिष्ट स्थिति इसकी है, इसीलिए आर्टिकल 136 जोड़ा गया, इसीलिए आर्टिकल 136 ऐड था कि जो 132 से 134 तक नहीं कवर होते हैं उसमें अधीनस्थ कोर्ट का कोई भी डिसीजन हो, कोई भी विज्ञप्ति हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा, एक्सेप्ट रक्षा मंत्रालय से संबंधित कोई चीज हो
वो भी उसमें भी अपवाद के केसेस में सुप्रीम कोर्ट स्वतः भी संज्ञान लेके उस पर अमल करने के लिए कह सकता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कह सकता है। आई थिंक इट्स क्लियर ग्रेजुअली, मैंने धीरे धीरे बताया। नेक्स्ट है इसका तीसरा, हमने दो चीजें पढ़ाई थी आपको। एक सबसे पहले पढ़ाया था ओरिजिनल मूल मौलिक के अलावा, दूसरा पढ़ाया था दीवानी सिविल, तीसरा पढ़ाया क्रिमिनल, तो सॉरी ये उसी में आता है सिविल अपीलेट, दूसरा पढ़ाया था अपीलेट जिसमें सिविल नहीं है, तीसरा है परामर्शदात्री एडवाइजरी, कल लिखा है अभी क्या था, परामर्शदात्री है एडवाइजरी है क्षेत्राधिकार, वही होगा क्षेत्राधिकार, ओ सॉरी हिंदी इंग्लिश हो गया, चलो कोई एडवाइजरी से क्षेत्राधिकार क्या है इसका, इसका है आर्टिकल नंबर 143 ए, दो है इसका पार्ट, ये भी है और इसका 2 भी है, दोनों बताते हैं आपको क्या कहता है और बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों। हम इसलिए जल्दी आए थे, आज मैक्सिमम पढ़ा के इसे खत्म करना सुप्रीम कोर्ट, तो बीच में आज में मुझे अच्छा है पैरल क्लासेज है, ये नहीं कह सकते सर खा कर सो आज तो नहीं कह सकते, खाना खाता है ना बस, जब तक पुराना काम नहीं आते तब तक चलता रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट 143 ये कहता क्या है, ये कहता है पहले तो ये कि इसके हमने कहा ना कुछ चीज़ें हेडिंग से समझ में आ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने का भी अधिकार रखता है। नॉर्मली पूछो किसे देगा परामर्श, खुद देगा, इधर आओ रायचंद, रायचंद समझते हैं ना हर चीज़ में, तबीयत खराब है अरे वहाँ ले चले जाना चाहिए, हो रहा है अरे ये पढ़ लेना, खुद को नहीं आता होगा तो उन लोगों को रायचंद बोलते हैं, हमेशा राय देते हुए चौराहे में जाएंगे, आपके एक चीज मुंह से निकालो 4 लोग आपको सलाह देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्शदात्री ऐसा नहीं है, इसमें बड़ा ध्यान से सुनिए, यदि राष्ट्रपति को संसद के किसी कानून पर ऐसा लगता है कि देश या समाज के हित में नहीं है, अब बदल तो सकता नहीं, अब उसे कैसे पता चला, क्योंकि मोहर लगेगी ना उसकी, उस कानून को अपने विधि आयोग या जो उसका सेक्रेटरीट है या जो उसे राष्ट्रपति को लगता है कि ये स्पेशलिस्ट है इस फील्ड का, जैसे होते हैं ना डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट अलग होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स अलग होते हैं, पेडियाट्रिक्स अलग होते हैं, गायने वगैरह सब, इसी तरह अगर उसे लगता है तो वो वह सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो लॉ कमीशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी परामर्श ले सकता है वहाँ के चीफ जस्टिस या जजेस से कि इस मैटर में कहीं हमारे देश की जनता का अहित तो नहीं हो रहा है। आर्टिकल ये सब पढ़ाते इसलिए कि जनता पे पढ़ लिया करो 143 क्या कहता है, तो उसकी भाषा आराम से समझ में आएगी, समझ में आया। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है किन चीजों पर, अगर संसद ने किसी लॉ विधि, जैसे हिंदी में कहते हैं कोई विधि बनाई है या स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट, जैसे विधानमंडल कहते हैं, और विधानसभा जहाँ सिंगल होते हैं, विधानमंडल मतलब जहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती हैं, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ दोनों 6 स्टेट है, जो पता है आपको बता दिया, तो वहाँ के भी कानून को सुप्रीम कोर्ट से ही सलाह ली जाएगी, हाई कोर्ट से नहीं ली जाएगी, इसलिए मैंने ये रेफर किया। तो जैसे स्टेट से रिलेटेड है तो वो हाई कोर्ट से नहीं लेगा प्रेसिडेंट एडवाइस, किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट से। तो इसका मतलब ये हुआ परामर्शदाता क्षेत्राधिकार क्या है कि राष्ट्रपति को यदि ये अनुभव होता है कि कोई भी कार्य देश हित में नहीं है या संसद या विधानमंडल ने कोई भी नियम बनाया है जो देश की या जनता के हित का नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श इसलिए लेता है क्योंकि संविधान के व्याख्याकर्ता सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि व्याख्या में हो सकता है मैं नहीं समझ पाऊँ, हो जाता है, तो परामर्शदात्री है। और 143 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, ये वाला क्या कहता है, समझ गए ये 2 क्या कहता है, 2 लिख लीजिए, बता देते हैं। अच्छा एक और चीज़ है इसमें,
ये जरूरी नहीं है, उसे लगता है, उसे भविष्य में अगर लगता है कि कोई प्रश्न अराइज हो सकता है, कोई सवाल इस पे उठा सकता है, वो भी देखता है। क्योंकि कहते हैं ना, आप कहीं दस्तखत करते हो, क्यों आपने देख के नहीं किया दस्तखत, कहाँ करते हो? क्वेश्चन किसका उठेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, कॉन्स्टिट्यूशन हेड भी है, आपने नियम बनने कैसे दिया? आपने दस्तखत करने से पहले सोचना चाहिए। बोले इन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिखी है, सर विषय चेंज करने की, और लिख दिया हिस्ट्री की जगह जूलॉजी, और हमने साइन कर दिए। हम कह रहे हैं आप तो आर्ट्स के हो, मैं लेटेस्ट केस बताता हूँ, आप आर्ट्स का जूलॉजी कैसे ले सकते हो? बोले सर इन्होंने लिखा है, क्यों? सिग्नेचर तो आपने किए, आपने डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए सेक्रेटरी, अच्छा कहते राष्ट्रपति इतना भवन क्यों? क्योंकि उनके गेस्ट आ सकते हैं, पूरी डेलीगेट टीम आ सकती है, 50 लोगों की टीम आ सकती है विदेश से, राष्ट्रपति के साथ काफिला भी आ सकता है, उन सब के लिए सब चीज़ बनाएंगे। तो इसीलिए कहें कि 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को कोई भी राज्य के स्तर का या संसद के स्तर का कोई कानून विधि बनाई जाती है, नियम कानून बनाया जाता है, तो उस पे उस कानून की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है। अगला इसमें क्या करता है, और भविष्य में कोई प्रश्न अराइज ना हो इसके लिए। 143(2) क्या कहता है? और हाँ, एक चीज और इसमें, कि अपना मत देगा सुप्रीम कोर्ट, अपना बताएगा उसे, और वो अनिवार्य है कि राष्ट्रपति अगर कोई भी सलाह मांगता है तो उसे देना ही है, मना नहीं कर सकता। मान लो ये एमसीक्यू कह दे कि राष्ट्रपति परामर्श दात्री, वो तो नहीं लिखेंगे, हम क्यों लिखेंगे परामर्श दात्री? सिंपली मैं ये क्वेश्चन दे दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति यदि सर्वोच्च न्यायालय से किसी राज्य विधानमंडल के, संसद भी नहीं लिखेंगे, राज्य विधानमंडल के मामले में कोई परामर्श देता है, परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से देता है, वो ये कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, नेसेसरी, उसमें 3-4 दे दिए तो वो कंपलसरी है। जैसे होता है प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, ऐसा समझ, इट्स नॉट अल्टरनेट, अथवा और या और कुछ नहीं लगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगला है 142 क्या कहता है, वो 143(2) वो क्या कहता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ध्यान से सुनना, जाग जाओ आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कई चीजें कवर है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे 1947 से 1950 तक संविधान नहीं था, ठीक? कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इस मैटर पे। तो संविधान तो था नहीं, लेकिन उस वक्त कई राजाओं से संधियां हुई, भूटान सिक्किम से आज भी संधि चल रही है, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड से संधि हुई, जोधपुर वहाँ के सब राजाओं से संधि हुई, साउथ में कई राजाओं से संधि हुई। तो जब हमारा देश पूरा एक हुआ था 1947 में, सरकार तो बनी नहीं थी, पता ही आपको, तो उस टाइम कुछ संधियां हुई थी। तो संविधान ने क्या किया है, अंडर आर्टिकल 143(2) बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान नहीं, इसका वही पता है ना, एक गाना आया था उससे कनेक्ट करना, सही बता रहा हूं ना, है? नहीं, हम ऐसे याद करते थे, नहीं तो पूरा हवाई जहाज के पुर्जे कैसे याद, कहीं ना कहीं कनेक्ट किया करो आप। जैसे मैंने उस दिन जो बताई थी ABCD की बताया था, उसे कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करोगे, कभी भूलोगे नहीं, तो वो आपके ऐसे माइंड में चली जाएंगी जो आपको याद ही रहे। इसमें कहता है आर्टिकल 143(2) के 1947 से 1950 के बीच में जो भी देशी रियासतों या केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ये उस वक्त ब्रिटिश सरकार के जमाने में क्या कहते थे, केंद्रीय विधानमंडल, संसद को क्या कहते थे, केंद्रीय विधानमंडल।
और राज्य कहलाते थे प्रांत, प्रोविंस, इसीलिए पीसीएस जो कहते हैं ना, प्रोविंशियल सिविल सर्विस था। अब तो यूपी पीएससी हर जगह हो गया, हर एक स्टेट में। तो इस टाइम में जो भी संधि एग्रीमेंट, जैसे इकरारनामा कहते हैं, जो तहसील का शब्द बोला, इकरारनामा कोई हुआ है, या जो भी सहमति, मतलब जैसे कहते हैं इतना पैसा देना, इतना वो, जो भी जमीन के बारे में जो भी सहमति हुई, उन सबको राष्ट्रपति 143(2) के अंदर यदि कोई शंका पैदा होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेकर उसे सॉल्व कर सकता है, सॉर्ट आउट कर सकता है। समझ में आया नहीं? बीच में सर 1 मिनट का ब्रेक दे देना चाहिए आपको, क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा। दोनों समझ गए? 143(1) और 143(2) है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये 143? अरे वाह, क्षेत्राधिकार का क्या था पूरा था है? ये उसका और था। कौन सा वाला? ये वाला। देखिए, हमारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी थी, पता है आपको, क्रिप्स मिशन के हिसाब से। 11 अगस्त को ये एसएन सिन्हा 9 तारीख को बने थे टेम्पोररी अध्यक्ष, परमानेंट बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रस्ताव पारित किया। अब समझ लो मैंने ये डेट क्यों बताई 46, क्योंकि उस टाइम सरकार तो थी हमारी कुछ राज्यों में, उस वक्त भी सरकार थी, और उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, वो शामिल हुई है बाद में 26 तारीख को। तो ये जो सरकार बनी थी उस टाइम संविधान नहीं था, लेकिन देशी रियासतों से क्या होगा जब संविधान नहीं हो, रजिस्ट्री नहीं होगी तो क्या होता है एग्रीमेंट, जब रूल नहीं है तो रजिस्ट्री होगी कैसे? तो उस वक्त अच्छा जिससे संबंधित हो, जैसे फैक्ट्री का केस है तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर देखेगा, परिसीमन से संबंधित है वो मिनिस्टर देखेगा, बाद में इलेक्ट्रिक जिससे संबंधित था उसके साथ में उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। जैसे अभी हमारे फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज होती है तो जयशंकर देखते हैं, लॉ से संबंधित होते तो लॉ मिनिस्टर देखते, एचआरडी से संबंधित होता तो एचआरडी मिनिस्ट्री देखती है। इसी तरह उस टाइम जो जिससे संबंधित था उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ। अब उस वक्त ये जोड़ा गया था 143(2) में कि क्योंकि संविधान सभा में कौन लोग थे, हमने बताया था शायद, ये अभी तो नहीं पढ़ा चुके नहीं, तो इसमें भी सेकंड टाइम है कि उसमें हर 10 लाख पर एक व्यक्ति था, और वो सब रिप्रेजेंटेटिव थे। आरक्षण के बारे में बताया था हमने कि अपनी अपनी कम्युनिटी के 4 लोग, फिर एक दूसरी सभा होगी, दोनों मिलकर एक आदमी चुनेंगे। तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव आपको लगता है ऐसी बता दी इतनी करोड़ की आदमी में? आप सोचो कि मैं कल इलेक्शन तो लड़ सकते हैं एमपी का, एमएलए का, विधानसभा का और जो भी, लेकिन जरूरी थोड़ी जीतना। तो वो लोग वोटे 389 जो जीत के आए थे लाखों लोगों के बीच से, और उन्होंने ये तय किया, उसमें राजा महाराजा भी थे, और उन्होंने देखा कि सभी के हितों की बात हो रही है। तो उस वक्त जो भी एग्रीमेंट हुए, इकरारनामा हुए, या जो भी रूल्स रेगुलेशन थे, उन रूल्स रेगुलेशन को 143(2) में कवर किया हुआ है कि आपकी जो एग्रीमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। ये संविधान में लिखा है जब तक संविधान है, समझ में आया? और ये अगर कहीं डाउट होता है तो ये प्रेसिडेंट भी उनसे परामर्श ले सकते हैं पहले वाले केस में, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन अथॉरिटी है। अच्छा, आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट क्यों, हाई कोर्ट क्यों नहीं होगा? हाई कोर्ट तो अपने उसके केस होगा उसके स्टेट का। कल को मान लो जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश कह देगा हम यहाँ पे अपने विधानसभा में, विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करते हैं, तो उत्तराखंड को दोबारा यूपी में मिला दिया जाए। एमपी कहेगा छत्तीसगढ़ या झारखंड को मिला लो, तो वो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपके बिल पारित करने से क्या होता है? बात सही है। यहाँ पे हम इसलिए बैठे कि आपको क्या पढ़ना है, आपके पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा। इसी तरह है ना, क्या हुआ बीच बीच में ये टॉलरेट, आपको बताएं क्यों कहते हैं, इन्हें क्यों कहा कर, सुन लीजिए मैं आपको बताऊं। थोड़ी सी आपको टॉलरेंस पावर भी डेवलप करना है अपने अंदर।
मुझे पता है कि गुरु के अलावा बाहर किसी की सुनोगे नहीं आप। हमें मालूम है सब 30 मार्क का बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मौका है कि टॉलरेंस पावर डेवलप करना है आपको। पता है ना आपको कि एक मैनेजर बनने के लिए सज्जन गए तो उनके बताया था कि उनके माता पिता कहने बेटा, बताया था ना कि एक आदमी कई बार पूछेगा, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि मेरा आ जाइए। तो टॉलरेंस पावर जब आप पेरेंट्स की नहीं सुन पाओगे 3 बार तो फिर दूसरों की कैसे सुनोगे। इसीलिए टॉलरेंस पावर बहुत डेवलप करना जरूरी है। कमिंग टू अवर पॉइंट 143(2) के अंतर्गत हमने बताया था कि 1947 से 1950। अच्छा, इसमें क्या था, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन हम जो बता रहे थे, जिसे अब संसद कहते हैं, केंद्रीय विधानमंडल कहते थे, सही है। उस वक्त कहते थे प्रांतीय विधानमंडल राज्यसभा के लिए। विधानमंडल उसी शब्द को कहते थे जहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती थी। तो उस वक्त अच्छा उस टाइम यूनियन टेरिटरी को क्या कहते थे, उन्हें कहते थे कमिश्नर स्टेट्स। क्या कहते थे, कमिश्नर स्टेट्स कहते थे वो। तो जो भी एग्रीमेंट चाहे कमिश्नर स्टेट में हुए हो या फिर किसी स्टेट के साथ में हो, चूंकि संविधान नहीं था हमने बताया आपको, तो 1947 से 1950 के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, लेकिन 143(2) के अंतर्गत आते हैं। ये थे आपके परामर्शदात्री। अब इसमें चौथा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। हम पढ़ा रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या है, उसमें चौथा हेडिंग है कैसे वृद्धि की गई। हाँ, ऐसे ही ध्यान रखना है। अगला आता है, हमने बताया वृद्धि, आर्टिकल 138। हमने अपनी बुक में सीक्वेंस में लिखा है। हमने अपनी जो बुक में सीक्वेंस में आपको इधर उधर जिस तरह से वो है हो जाएगी। आप कहोगे बुक के बारे में बताते रहते दिखाते नहीं हैं। ये कह रहे हैं टाइम आप दोगे, टाइम दे रहे हो, देख रहे हो। चलो कल भी 6 o'clock कहते। आपको पता है कि जितने भी नियम कानून बनते हैं, हमने कहा था संसद का मतलब ही होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। भले ही संसद नियम बनाती है, लोकसभा राज्यसभा में पारित होते हैं, लेकिन मोहर अंतिम लगाते हैं राष्ट्रपति। वो चाहे तो कुछ बिल्स को रोक सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में संसद जो है पावरफुल होती है। डर ये रहता है राष्ट्रपति को भी कि महाभियोग ना लग जाए, और इन्हें डर रहता है कि लोकसभा भंग ना कर दे। कौन बातें हैं, इससे पहले लोकसभा भंग को बोले महाभियोग लगा, पहले लोकसभा ही भंग कर दो, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा बिल पारित या प्रस्ताव पारित करने में। सही है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अच्छा जो नियम बनाते हैं वो कहाँ बनते हैं, संसद में। और जितने कोर्ट्स हैं उसका काम, कोर्ट्स जिनका जितने न्यायालय हैं उनका काम है उसे इम्प्लीमेंटेशन कराना, इम्प्लीमेंट करना, लागू कराना। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किसका मतलब कौन करता है, संसद करती है। विधि निर्माण कौन करता है, संसद। किसी के लिए भी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में करा रहे हैं इसके लिए, तो वो करता है अंडर आर्टिकल 138। हमने बताया ना, जो आर्टिकल हम यहाँ पे बताते हैं घर जाकर रेफर किया करो, और उस दिन उसमें उन आर्टिकल की एक लिस्ट बनाई, हम तो देंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि 132 से 138 तक सब सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। इससे कोरिलेट तो हो सकते हैं, बताएंगे अभी 256, 286 वगैरह, वो उससे कोरिलेट तो हो सकते हैं, लेकिन ये माइंड में रहेगा कि हमने जो क्षेत्राधिकार पढ़े हैं उसमें ये आर्टिकल आते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था 147, कभी कोई ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि जब हमारे पास संविधान नहीं था तो 1947 से, हमने बताया भी तो 1947 से 1950 के बीच में हमारा देश कैसे चला था। बोलो, जब हमारे देश में संविधान नहीं था 25 जनवरी 1950 तक और 15 अगस्त 1947 के बीच में हम बता चुके हैं ओल्ड स्टूडेंट्स के। इसमें कुछ आर्टिकल मतलब लागू होगा कि पहले एक छोटा सा पार्ट हुआ, और
आपको क्लास में बता चुके, हमने कहा थोड़ा मेमोराइज होते हैं। अंतिम सरकार से चला रही थी, संविधान सभा ही चला रही थी, अंतिम सरकार के पास 1935 के एक्ट के अनुसार प्लस संविधान के कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे, उसके हिसाब से चला था। अंतरिम तो सरकार चला रही थी ना, नियम थोड़े थे। अंतरिम सरकार जो कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, और हमारे नियम देश कैसे चला था तो उसमें देखिएगा, अगर आता है 1935 एक्ट के अनुसार चला था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का कोटेशन मैं आपको बताता हूँ, जब 1937 और 38 में जब प्रॉब्लम आई थी अध्यक्ष बनाने की, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, 7 और 8 और 9 अगस्त से पहले, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये कोटेशन नोट कर लेना, कभी कभी आता है किसी कमीशन में, उन्होंने कहा था कि हमें संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है, 1935 के अधिनियम से काम चला सकते हैं। ये हमने बताया, कोट भी किया। हमारी मेमोरी देखिए, हमें पता रहता है कौन सा सेंटेंस हम अटक कर चुके हैं इस क्लास में। तो 1935 का एक्ट प्लस कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, और उसी के तहत 22 जुलाई को जो झंडा वगैरह के जो दिवस थे, 24 जुलाई को और 25 जनवरी को जो संविधान में चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति के चुनाव, आपको पता है इलेक्शन डे क्यों मनाते हैं? इलेक्शन डे क्या है? 25 जनवरी को। क्यों? है राष्ट्रपति को कॉन्फिडेंस के साथ बोला कर। इलेक्शन डे क्यों मनाते हैं, सवाल ये। असल में क्या था कि निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन इलेक्शन हुआ था। निर्विरोध हो भले, यहाँ पे बहुत से होते हैं एमएलए एमपी बाढ़ वाले में निर्विरोध होते हैं, लेकिन इलेक्शन तो कहलाता ना, इसीलिए हम 25 को इलेक्शन डे, वोटिंग डे मनाते, नॉन इलेक्शन डे, वोटिंग डे मनाते हैं 1950 का 25 जनवरी। तो इसमें है कि आर्टिकल इसमें तीन पॉइंट है इसमें। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में कोई समझौता होता है, या सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच में कोई संबंध में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसे सॉर्ट आउट करता है, एक बात। दूसरा, संवर्ती सूची में अगर राज्य और भारत सरकार में कहीं कन्फ्रंटेशन या फ्रिक्शन कोई उत्पन्न होता है, तो वो इंटरफेयर कर सकता है। अच्छा, कैसे करेगा? वो तो हमने तो पढ़ा ये है कि संवर्ती सूची में राज्य सरकार कोई भी कानून बना दे, संसद का मान्य होगा, ये तो पढ़ा चुके ना। तो फिर उसका मतलब क्या है? फिर भी राज्य चाहे तो वहाँ पे जा सकता है कॉन्करेंट लिस्ट में। और जो हमने बताया वो इमरजेंसी में ही होता है कि संसद ने जो कानून बना दिया वही सही है, लेकिन 6 महीने तक वैलिड रहता है, और इमरजेंसी खत्म होने के बाद पुनः उसे पारित कराना पड़ता है। ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो एक तो संवर्ती सूची का हो गया, एक हो गया भारत सरकार और राज्य के बीच में। तीसरा इसी में है, अगर मौलिक अधिकारों में किसी भी राज्य या भारत सरकार के द्वारा किसी भारत के नागरिक का हनन होता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है कि आप डायरेक्ट वहां जा सकते हैं। 3 पॉइंट, भारत सरकार, राज्य सरकार, कॉन्करेंट लिस्ट, और तीसरा फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए जो 5 याचिकाएं दी गई हैं, और कौन सी? नंबर 1 हैबियस कॉर्पस, क्या कहते हैं, क्या मीनिंग है इसका? ये लैटिन भाषा का शब्द है, क्या है? हाँ, देखो इसका ये चलो बता दूं थोड़ा सा, है तो फंडामेंटल। इसका याद करने का तरीका, बंदी प्रत्यक्ष रूप से लाओ यहाँ पर, बंदी को प्रत्यक्ष, और इसका मीनिंग क्या है मालूम है? गिव मी ए बॉडी, इंग्लिश में ये है गिव मी ए बॉडी, मीन्स बॉडी का मतलब शरीर क्या है। अब आ जाओ अध्यात्म के ऊपर, शरीर तो मांस और हड्डी का टुकड़ा है ना, तो गिव मी ए बॉडी। अब बॉडी में क्यों ये शब्द क्यों कहा है गिव मी ए बॉडी? बॉडी का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा सही सलामत चाहिए। अगर उसमें अरेस्ट होकर कहीं मर गया हो
पॉइजन किया हो, ये हो, तो वो अपने अधिकार में लेकर उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जिंदा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, कहीं घायल है तो वो भी अपनी बात बता देगा। देखिए एक एक शब्द का संविधान में इतना बड़ा मीनिंग है कि उसे एलाबोरेट करो तो बंदी प्रत्यक्ष करार के ऊपर में आधा घंटा बोल सकता है, नहीं लगता है? तो ये चीजें याद करने का तरीका होता है। ये पढ़ाऊंगा एक आधा बताओ, जैसे मैंडम एसेस रखना, परम आदेश, सुप्रीम, जैसे आता है ना कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश, हेडिंग हम लोग लगाते हैं क्योंकि उसके ऊपर है ही नहीं सुप्रीम, इसलिए राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का जो कमांडर कहलाता है उसे कहते हैं सुप्रीम कमांडर। या पुरानी फिल्मों में देखोगे तो कहते हैं सुप्रीमो, सब सुना है सुप्रीमो, उससे ऊपर कोई नहीं। और सुप्रीम शब्द भी ब्रिटिश इंग्लिश से लिया गया है। तो जो कमिंग टू अवर पॉइंट के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार फंडामेंटल राइट्स से हो गए, जो भी लेख कहते हैं, इन पांचों लेखों के ऊपर भी अगर कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। और फंडामेंटल वैसे भी फंडामेंटल का जो भी रिलेशन रहता है वो सुप्रीम कोर्ट से है। पांचवा है पॉइंट इसका, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख का क्या है? बोलो बोलो हिंदी में जोर से बोला करो, कल भी हमने कहा था आप जोर से नहीं बोलते हो, क्या बात है? मुझे फिर कल से कुछ लाना पड़ेगा, ट्रॉपिक होना वगैरह है। मैं इसलिए बोलता हूँ, देखिए हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद डायरेक्ट समझाने के लायक हो जाए यहाँ पर, इसलिए मैं बताता हूँ। मैंने शुरू में बोला शब्द अगर आपको याद है, ऐसा होता है आप वहाँ जाके खड़े होकर बताए सर ने ये पढ़ा है, यू शुड एक्सप्लेन डायरेक्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हिंदी में क्या बोला आपने? अभिलेख, बोलो हिंदी नहीं पता, सब अंग्रेजी जानते हैं। हाँ बताओ। अभिलेख अभिलेख न्यायालय ना, क्या पढ़ा है आपने? कुछ पढ़ा है इसके बारे में? नहीं, देखिए आपने ऐसे ही पढ़ा है। एक इसमें मैं जो भी चीज होता है एक नई चीज आएगी इसमें निकल के, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस भी है, विश्वास नहीं। आपने इतना पढ़ा है कि कोई भी कोर्ट एक रिकॉर्ड है जिसे हम अगले केसेस में रेफर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी भी क्षेत्र में, जो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इलेक्शन किसी से संबंधित, अगर कोई निर्णय दिया है और उस तरह का कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में आया है तो वो उसे रेफरेंस देके निर्णय दे सकता है। ठीक, इसका मतलब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसी तरह हाई कोर्ट का कोई डिसीजन या निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकता है, क्योंकि उस तरह का केस ये जरूर, सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े लेवल के केस आते हैं ना। अब वहाँ पे ये थोड़ी जाएगा किसी ने किसी की भैंस चुरा ली या भैंस हमारे गेहूं में घुस गई, ये केस कहाँ के होते हैं? तहसील के। तहसील में अगर किसी का भी सुनवाई नहीं होगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट होता है तहसील लेवल का, तो मुंसिफ कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट सभी के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्लियर हुआ नहीं? बताइए। ठीक, अच्छा एक चीज है, एक ये जो नई चीज मैं बताना जा रहा हूँ वो ये थी, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि अगर किसी के लिए ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सबको नहीं मिलता है ये दर्जा, सबको नहीं मिलता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर एक लगातार कोई गलत डिसीजन दे रहा है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की मान्यता नहीं मिलेगी। आप देखते हो ना, जिम्मेदारी किसे मिलती है? जो इस योग्य हो ना किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी क्षेत्र। और मैंने बताया फिर उत्तरदायित्व, जो उत्तर दे सके उसका जवाब भी दे सके। पता चला एडमिशन इंचार्ज बना दिया है, सब्जेक्ट नहीं पता है, सेल्फ फाइनेंस का नहीं पता है, किस कॉम्बिनेशन नहीं पता है, तो फायदा क्या? यही है ना, फोन पर बच्चा पूछ रहा है ना, डेट पता है, कब लास्ट डेट है वो नहीं पता, कब ऑनलाइन करना है, कब क्या करना नहीं पता, तो आपको लगता है बोले साइड से उस
कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे। द पर्सन हु इज हैविंग दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज, उसी के लिए तो आप बनाओगे। इसी तरह एवरी कोर्ट इज नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हर एक कोर्ट नहीं होता है। तो कोर्ट ये चीजें हैं। अब आगे तो हमें पता है, आप जानते हो सब, आजकल तो लोग विजन से पढ़ रहे हैं, क्यों आजकल विजन से पढ़ रहे हैं तो सब पता ही है। लेकिन ये चीजें जो हम बताते हैं ये है कि एवरी कोर्ट कैन नॉट बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें जो जज जाते हैं आपको पता है कौन होते हैं उसके जज, या तो हाई कोर्ट में 5 साल का अनुभव हो या 10 साल की वकालत, वही तो जाते हैं। ये है तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में और कुछ देखता हूँ समथिंग। इसमें 3 पॉइंट हैं, लिख लीजिए। नंबर 1 के सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि इस न्यायालय के, सुन लो पढ़ो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कि पहला पॉइंट है इसमें, इस न्यायालय के अभिलेख सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, 100% स्वीकार किए जाएंगे, और किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्राथमिकता के विषय पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो अगर रेफर करते हो उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता। एक पॉइंट। दूसरा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दूसरा पॉइंट है, जब किसी भी न्यायालय को, जो मैंने अभी बताया, जब किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बना दिया जाता है, जो भी होता था ना सब बना दिया जाता है, तो इससे वह न्यायालय कंटेम्प्ट और कोर्ट के लिए के देने का अधिकार, मैं बता देता हूँ इसे, इसके हिसाब से नहीं समझाता हूँ, अपने हिसाब से। एक शब्द होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुना होगा, बड़ा कॉमन है। न्याय की अवमानना, न्याय की अवमानना। जैसे आप 2 लोग हैं, दोनों में झगड़ा हुआ, एक कह रहा है फैसला कोर्ट ने, दूसरा तो कहेगी गलत जज दिया, दूसरा क्या कहेगा गलत डिसीजन है, कोर्ट को डिसीजन ऐसा नहीं देना, बोले मैं तो नहीं मानूंगा। तो पता इसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। जैसा आपसे कह दिया, नॉट आपसे, किसी एक्स से कह दिया जाए 5 साल की सजा, 2 लाख रुपए जुर्माने, मैं तो नहीं मानता। कोर्ट की अवमानना में 4 साल की सजा और बढ़ जाएगी और 1 लाख रुपए और सकते हैं। यही है ना कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। बड़ा शब्द अगर वकीलों के बीच बैठते हो तो एक आते थे वकील साहब, आते नहीं आजकल, क्यों आजकल केस ज्यादा चल रहे हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है, यदि किसी, अब ध्यान से सुनो, यदि किसी न्यायालय को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेखीय न्यायालय घोषित कर दिया जाता है, उसके न्याय के विरुद्ध कोई भी आप अगर अवमानना करते हैं तो उसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को भी हैंडल करता है कि अगर आप नहीं मानते तो केवल सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोर्ट है जहां आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, दूसरी कोर्ट में नहीं कर सकते। अगर हाई कोर्ट का केस है तो हाई कोर्ट की तो जज सब बराबर हो गए। इसलिए ये अधिकार, क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है कि वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ भी अपील सुन सकता है। हाई कोर्ट नहीं जाता, हाई कोर्ट ने तो दिए नहीं अगर डिस्ट्रिक्ट ना, तो नहीं दे सकते, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी अगर उससे ऐसा केसेस है कि कोर्ट के खिलाफ, अगर वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होगा ना, हर एक, मैंने ये क्या कहा, जो जिसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो करते ही नहीं है, ज्यादातर हाई कोर्ट ही होते हैं वो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कल को कहोगे भाई सर तहसील से भी नहीं जा सकता। अधिवक्ता लंबा है इशू, आपने गलत तार छेड़ा। यही तो कारण है अभी सुप्रीम कोर्ट में खुद के बच्चों को, जैसे MLA की हो रहे हैं ना, 10 साल वकील बुला रहे हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
सर सीनियर थे। इसीलिए एक और चीज चल रही है, इसीलिए जो कॉलेजियम सिस्टम है, मैंने बताया ना 4 समूह वकीलों का समूह, कॉलेजियम सिस्टम पढ़ाएगा ना, तो कॉलेजियम सिस्टम को इसलिए संसद समाप्त करना चाहती है कि जिससे ये हेरेडिटरी बंद हो जाए। और कॉलेजियम सिस्टम को एम.वी. रमन जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए थे, वो ये नहीं चाहते हैं कि संसद जजों का नियुक्ति करे, ये चाहते हैं कि संसद जजों की नियुक्ति करे। अब आपको ये देखना है कि कुएं में गिरना है, खाई में गिरना है, बात सही नहीं है। अब यहाँ पे ट्रक और मोटरसाइकिल की बात नहीं है, यहाँ बस और ट्रक की बात है कि किसके आना चाहिए। ब्रेक कौन अच्छे लगाएगा, ट्रक वाला तो लगाएगा, बस वाला लगाएगा, वो सब में उम्मीद करें। सो इट इज लाइक दैट। ये क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ उतना समय नहीं होता, इन सब टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए और इंटरव्यू यही होता है। दोनों समस्या बहुत बड़ी समस्या है, आज की प्रॉब्लम नहीं है, कई सालों से चल रहा है कॉलेज सिस्टम, प्रधानमंत्रियों के टाइम से। इसीलिए एक और चीज बना देता हूँ, बता देता हूँ, व्हेन यू आर गॉट सेलेक्टेड इन IAS, एक चीज बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको 14 अगस्त या 25 जनवरी को ट्रांसफर मिलता है, 26 जनवरी को आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं ध्वजारोहण करना पड़ेगा, है ना। प्रशासन का एक नियम जो मैंने सीखा है, मैंने बताया ना, आई हैड बीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑन मैनी प्लेसेस, PhD भी मेरी इसी के ऊपर है, सब कुछ है जो मैंने सीखा है, MBA भी है, कि टर्न द पेज लर्न द जॉब, टर्न द पेज लर्न द जॉब। आप शाम को पहुंचे, सुबह प्रोग्राम है, आपने क्या किया, पिछले 15 अगस्त की फाइल मंगा ली, या 26 जनवरी 15 से किस किस डिग्निटरीज को बुलाया, कहाँ ध्वजारोहण हुआ, पहले ही ब्रीफिंग ले ली और उसी तरह से उसी चैनल में आपने प्रिंट करवा के रूटीन बना लिया, दिन पास आपका, उसके बाद चलते रहिए। अभी यही प्रॉब्लम हुई है, अभी जो डिले हुआ है ना सेशन, कभी भी प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रुप C और D, आपको ये ग्रुप को बता रहा हूँ, ग्रुप C D की टेबल एकदम नहीं बदली, क्योंकि जो जानता है ना उसी को पता है किस फाइल में क्या है। आपने चेंज कर दिया, बोले ये भी क्लर्क है, ये भी क्लर्क है, आपने एग्जामिनेशन को बिठा दिया, फॉर्म सेटिंग को फॉर्म वाले को एग्जामिनेशन पे, या मेरिट वाले को कहीं और, या अकाउंट वाले को तुमने फॉर्म पे बिठा दिया, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। डोंट शो योर एक्स्ट्रा स्मार्टनेस, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले सीखिए 5 दिन, ऑब्जर्व करिए, ये हो सकता है ये दिन somebody might have fit round वो इसमें ना स्क्वायर पैग एंड राउंड होल, कहते नहीं कभी कभी जो चारपाई होती है ना, चारपाई देखिए, जानते हो आप लोग, ये कहा कि बेड पे सोते हो, चारपाई में चौकोर भी होता है, गोल भी होता है, जो डालते हैं पट्टी, तो अगर चौकोर को उसमें करोगे तो अलग से तुम्हें लकड़ी लगानी पड़ती है, वो जरूरत ना पड़े, इसलिए सही टेबल का सही, दैट इज द कैपेबिलिटी, द पर्सन हु इज कैपेबल, कैटेगरी की बात नहीं होती, IQ लेवल की बात होती है। हर एक आदमी पायलट नहीं बन सकता, लेकिन सुप्रीम कमांडर बन सकता है। डॉक्टर APJ कलाम, अमिताभ बच्चन बोथ वर फेल इन SSB, दोनों फेल हुए, लेकिन किसी ने सोचा डॉक्टर APJ कलाम जो SSB में ऑफिसर नहीं बन पाए, वो सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं को बनेंगे, नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास, आप क्या करते हो, उनके पास एक फ्रेम है, उसमें फिट होना है आपको। यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, आपके हिसाब से फ्रेम बनता है, बात गलत है, दोनों में वहां, इसीलिए वहां पे उन्होंने फ्रेम बनाया, पहले उसको जो फिट आ गया, चलो भाई बाहर, हाँ भाई अंदर, हाँ भाई बाहर, ये यहाँ पे क्या है, अच्छा आप हो, ठीक है, आपके हिसाब से फ्रेम फिट हो गया, दैट इज द डिफरेंस, इट मींस इट वाज फेयर सिलेक्शन। तो कोड ऑफ रिकॉर्ड, कमिंग टू एक और पॉइंट इसी का है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा पुनर्विचार की शक्ति, छठा पॉइंट है ये, जल्दी जल्दी पढ़ लो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। छठा पॉइंट है पुनर्विचार की शक्ति, आर्टिकल नंबर 137। अच्छा, ये इससे आप बहुत कुछ सीखोगे इस आर्टिकल से, इस आर्टिकल से सीखने को ये मिलता है, इसे कहते हैं पुनर्विचार की शक्ति। 2 केसेस में एक व्यक्ति ने, मैंने कल भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर उसके फेवर में डिसीजन नहीं है तो वो रिव्यू पिटीशन डाल सकता है जिला जज के सामने, वहीं की वहीं, वहां से भी नहीं तब हाई कोर्ट जाइए। इसमें क्या किया, इंडिविजुअल ने अपने पुनर्विचार कर सर दोबारा रिव्यू कर लीजिए उसे,
पे केस उल्टा है। यहाँ पे कहता है सुप्रीम कोर्ट अगर उसने स्वयं डिसीजन गलत दे दिया है और उसे लगता है कि मैंने डिसीजन गलत दिया है, होता है कभी कभी, क्योंकि मैंने बताया था कि पूरी वकालत, पूरा कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लॉ दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है इंटेंशन और दूसरा है मोटिव। दोनों शब्द याद करिएगा कि अगर किसी ने क्राइम किया है कि उसका इंटेंशन क्या था। इंटेंशन का मतलब हर्ष फायरिंग में तो गोली नहीं लग गई, बच्चे को उड़ गया छत पे, बर्थडे पे हो जाता है, शादियों में हो जाता है, इंटेंशन मारने का नहीं था। जज फैसला उस हिसाब से देगा। किलिंग होगी, मर्डर होता है प्लान्ड वे में, दोनों में अंतर क्या है? किलिंग इज द एट रैंडम, कभी भी मार लो, और मर्डर का मतलब होता है प्लान करके जो किलिंग की गई। असैसिनेशन भी मैंने बताया था कि वो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर था। तो ये देखना है कि इंटेंशन क्या था, चाहे जमीन जोतने का इंटेंशन क्या था, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का इंटेंशन क्या था। आप ये मत कहना मैं सर दफा 302 की 307 की बात करते रहते हैं, वो एक्सट्रीम है। लेकिन कोई भी केस हो, अगर मैंने किसी के मतलब कैरियर की बात की हो तो क्या उसका इंटेंशन क्या था, उसकी रिव्यू कर। एक तो इंटेंशन, दूसरा मैंने शब्द बोला इसी से रिलेटेड है लेकिन लगता है मोटिव क्या था। जैसे किसी को आपने अपने सामने से हटाना चाहते, वो ये संपत्ति कारण था, बच्चे कारण थे, बीवी कारण था, जमीन कारण था, या और कोई कारण था, किसी चीज आर्थिक सामान। जैसे एक नेता है, नेता को दूसरा हटाएगा क्यों? उसकी जगह लेने के लिए, उसका मोटिव अलग है, उसका इंटेंशन अलग है। अगर किसी का इकलौता बच्चा है, पेरेंट्स उसके कभी देखा होगा एक्सीडेंट में खत्म हो गए, उसे हटाने के लिए उसके रिश्तेदार भी और कोई भी इंटेंशन। तो पूरा कोर्ट, पूरा जजमेंट जुडिशियल सिर्फ जब न्याय देता करता है तो केवल दो चीज देखता है कि जो क्राइम करने वाले का इंटेंशन क्या था या मोटिव क्या था। उसके ऊपर आपने देखा होगा एक ही जगह मर्डर हुआ, एक ही टाइम हुआ, एक तरह हुआ, लेकिन व्यक्तियों को अलग अलग सजा मिलती है। ऐसा तो नहीं फिक्स हो गया कि इतने साल की सजा और इतने पैसे होंगे, ऐसा नहीं। सो इट इज डिपेंड ऑन द, ऐसा कहते हैं साइंस वाले समझेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द केस। इंटेंसिटी क्या थी, उसकी गहराई क्या है, मोटिव क्या है। अच्छा होता क्या है, सजा भी इसलिए मिलती देते हैं कोर्ट बने क्यों, इसलिए कि उस व्यक्ति को जो इमोशनल रिलेशंस हैं उसके परिवार से दूर रखा जाता है, खाना पीना दिया जाता है, क्योंकि खाना पीना देना उसका फंडामेंटल राइट है, उसे वो नहीं कर सकते। लेकिन उसने कितना लॉस किया, दैट्स व्हाई पीपल शुड नॉट डू क्राइम। उसने कितना लॉस किया, अगर शादीशुदा है, बीवी बच्चों की पढ़ाई का भी असर पड़ेगा, मिसेज का भी असर पड़ेगा, समाज का भी असर पड़ेगा और बहुत सा असर पड़ेगा। इसीलिए डोंट बी एग्रेसिव, कभी लाइफ में मत बनिए एग्रेसिव। और इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखते हुए कि यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरे माता पिता, भाई बहन अगर बैचलर और परिवार है तो उनके लिए उनका क्या होगा, ये सब सोच लो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ पढ़े लिखे लोग क्राइम कम करते हैं, बिकॉज दे आर अवेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। उन्हें पता है कि इसका परिणाम ये होगा। और जिन्हें इमोशंस जिनके नहीं है वो उनके लिए क्या है, चाहे रेल में या जेल में अंदर से बोले बिना टिकट, है ना। यहाँ क्या 3-4 लाख के मकान में रह रहे हैं, करोड़ की कोठी में रहो, सुबह शाम खाना मिलेगा, और क्या चाहिए बंदे को, एंजॉय। तो ये जो आर्टिकल 137 कमिंग टू आवर पॉइंट, यहाँ पे क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि उसने कोई निर्णय गलत दे दिया है तो उसे पुनः अपने आप पुनर्विचार कर सकता है। और मैं आपको भी यही बोलता हूँ, कभी भी अपने डिसीजन पर, फैसले पे, दोस्त में, घर में, परिवार में एडमेंट मत होइए। गिव ए लिबरल व्यू, मॉडरेट बनिए उस टाइम, और देखिए उसमें जो आपको आभास और कई बारी जो बात आएगी, अंतरात्मा को जो खुशी मिलेगी, उसका रिजल्ट ही कुछ और होगा। आपका शरीर का एवरी ऑर्गन विल बी हैप्पी। तो एथिकल जिसे, नैतिकता जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें डेवलप करना जरूरी है कि अगर हमारा डिसीजन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब कर सकता है। मैं एक चीज़ और बता दूं, इमोशनली आध्यात्मिक तौर पर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जिसने भी कोई अन्याय किया है, मेरे भाई बहनों, माता पिता या दोस्त मेरे, आपको पता है, मैं आज आपको एक शेयर कर रहा हूँ पर्सनल चीज, मैंने सबको माफ़ कर दिया।
क्षमा कर दिया है अपने लाइफ में, पता नहीं कब चला जाए। पता है उसका कारण? पता है कारण? एक चीज़ आई थी दिमाग में, आपको भी मैं कह रहा हूँ, ये एथिकल चीज़ है। मैंने सोचा ईश्वर को लोग गालियाँ भी देते हैं और जिन चीज़ों पे बाउंडेशन की है वो भी सब काम कर रहे हैं लोग, फिर भी वो खाना दे रहा है। हम ईश्वर से बड़े तो नहीं है, जब वो सबको क्षमा करके सब काम कर रहा है तो हमारे लिए हम तो कुछ चीज़ें करना है। यही सत्य है। हमारी क्या औकात है? 2 मिनट में देख ली ना सबकी औकात 2019 में। करोड़ों वाले देख लिए, लखपति देख लिए, अरबपति, बड़े बड़े 30 मार्का देख लिए, जिनकी कभी मूंछ नीची नहीं होती थी उनकी मूंछ भी देख ली। कुछ नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ 84 करोड़ मनुष्यों योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिला है, उसका एक एक पल का सदुपयोग करिए, एक एक पल का। कल जो मैं सेकंड्स की बात कर रहा था इसलिए सुनाता हूँ ना कि आज द वैल्यू ऑफ 1 सेकंड फ्रॉम द पर्सन हु मिस द एक्सीडेंट। बहुत बहुत कीमती समय आपका, माइंड बहुत कीमती। और ये वो आर्टिकल 137 कहता है एथिकल बनिए, नैतिकता लाइए अपने अंदर। नैतिकता बहुत जरूरी है। आप जब तक एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंड लेके, पॉजिटिव स्टडी, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे, इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल। इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू अचीव योर गोल। अपना जो गोल आपने टारगेट सेट किया उसमें थोड़ा सा मुश्किल आएगी। इसीलिए 137 आर्टिकल कहता है सुप्रीम कोर्ट को पुनः, देखिए कितना बड़ा कोर्ट है, वो कहता है कि मैं स्वयं अपने डिसीजन को, अपने निर्णय को अपवाद मानकर उन्हें मैं दोबारा डिसीजन दे सकता हूं। इसका लास्ट सेंटेंस, सॉरी लास्ट हेडिंग इसका क्या वो बोली? नहीं कुछ नहीं है। मैं एग्जांपल दे चुका हूं। अमिताभ बच्चन ने एक बार बताया था ना आपको, मद्रास जैसी गर्मी में कंबल ओढ़ के शॉट दे रहे थे और अनुपम खेर कह रहे थे मुझे एसी चाहिए। तो अगर आपको महानायक बनना है तो आपको गर्मी क्या, मैं तो कह रहा हूँ और टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी मैं पढ़ाता रहूँगा और पढ़ते रहो, जाने नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, समझ गए? तो निर्णय पे विचार वो पुनः अपने आप सर्वोच्च न्यायालय करता है और विचार करके पुनः निर्णय देता है। ये उसका बड़प्पन है, ये बड़ी बात है, मैंने इसलिए बताया। नेक्स्ट हेडिंग है कि मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक। सुप्रीम कोर्ट क्या है? मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक भी। अच्छा ये नहीं चलेगा, इसमें लिखना आर्टिकल नंबर 32(1). आर्टिकल नंबर 32(1). आर्टिकल 32 पढ़ाया था हमने कभी? पढ़ाया था। इसमें वही है, हमने कहा था आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया और संवैधानिक उपचार से संबंधित है ये। इसमें क्या कहा गया है कि जो बरसात आ गई, इसमें कहा गया है वही 5 लेख प्लस मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई भी नियम, कानून या विधि विधानसभा या संसद में परिवर्तन करके बनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अधिकार तो है, नो डाउट अधिकार है, लेकिन हमें भी आर्टिकल 32 में यह अधिकार दिया गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का के हनन से संबंधित कोई कार्य, कोई भी नियम बनाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, फंडामेंटल राइट से संबंधित। इसीलिए वो 5 अवलेख उसमें आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट इट क्या है? ये किसने लिखा? आपने लिखा? नहीं लिखा? आर्टिकल 32(1). अच्छा, इसमें एक शब्द यूज हुआ है कि अगर संसद या विधानमंडल दूसरा कौन सा है? कोई भी, बस दो, कोई भी कानून ऐसा, अच्छा राज्य विधानमंडल और विधानसभा, विधानमंडल उसे कहते हैं जहाँ दोनों सदन। उसका कारण यह है क्योंकि भारत के नागरिक के प्रत्येक मौलिक अधिकार का सुप्रीम कोर्ट अभिरक्षा करता है, संरक्षण देता है। क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन देता है?
सुप्रीम कोर्ट। इसलिए आपका ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। चलिए एंजॉय। अभी क्या कौन कौन किसे गर्मी ज्यादा फील हो रही है? हो रही है नहीं हो रही है? लिखो आप संविधान का संरक्षक। आप लोग कैसे आ गए आज अचानक? दर्शन कैसे देते? तब भी तो हमारा 1 बजे शुरू हुआ था, हम 10 मिनट पहले आ गए। पहली बार हुआ जब हम पहले आएंगे, है ना? नहीं तो 10 मिनट लेट होते हैं। टाइम क्या हुआ वैसे? 2 बजे। अरे फिर ठीक है, फिर तो आंसर नहीं आएंगे आज बरसात में। लिखिए इसमें आर्टिकल 131 और 132 और हेडिंग का इसका संविधान का संरक्षक। संरक्षक कहते हैं गार्जियन। क्या कहते हैं? संरक्षक मतलब हाँ, द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन कहते हैं ना आर्टिकल 131। हाँ, 130 दोनों आप नोट करिए, 131 और 132। इसमें क्या है? अंडर आर्टिकल 131 और 132 जो हमने पहले भी पढ़ा था उसी से संबंधित है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 131 132 के अंतर्गत उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको मैं पूरा आर्टिकल की लिस्ट दूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें बंच वाइज बना के बता देंगे कि जैसे होता है तो इजी रहेगा वो। और आपको उसकी कॉपी भी कोशिश करूँगा, दे दूंगा जैसे भी टाइम मिला। अभी तो बहुत टाइम है, लेक्चर भी बहुत है, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये है संविधान का संरक्षक, इसका कार्य करता है। दूसरा, और इसमें भी क्या है कि अवैध घोषित कर सकता है। और एक शब्द आएगा भी, आगे वाला हेडिंग वही है कि उसका पुनरावलोकन भी कर सकता है, जिसे कहते हैं रिव्यू, है ना। और अगला हेडिंग है, ये 8 क्षेत्राधिकार थे इसके सुप्रीम कोर्ट के, ये बताए। और एक सिविल सर्विसेज के हिसाब से भी अच्छा है, वो पॉइंट है, और शॉर्ट नोट्स के हिसाब से भी है। इसके बाद एक शब्द आता है जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, ये तो लिख ही नहीं सकते। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये चल रहा होगा ना। नहीं, एक चीज और देख लो, ये बाद में पढ़ेंगे। न्यायालय की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, ये देखिए। क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यू आते हैं कभी कभी। क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है? संसद स्वतंत्र है? विधानसभा स्वतंत्र है? इलेक्शन कमिश्नर स्वतंत्र है? गवर्नर स्वतंत्र है? आप लोग स्वतंत्र हैं? मनाते क्यों 15 है? सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं है? क्यों स्वतंत्र नहीं है? सबकी नियुक्ति अपने आप करता है, दूसरा नहीं करता है। क्यों? हमने क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र कहाँ कहाँ है, बाकी सब नहीं करेंगे। ठीक है, हमें मालूम था, ये नहीं पता है, इसलिए हमने कहा पहले ये पढ़ा है। ठीक है, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता का पहला है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये स्वतंत्रता है। जो अभी ये बहुत बड़ा पॉइंट पूछा था आपने, ये पॉइंट है अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से हो या संसद करे, समस्या दोनों जगह आ रही है, क्योंकि ये भी चीजें हेरेडिटरी बन रही हैं। एमएलए के नेता को, एमएलए के बच्चे को एमएलए का टिकट के एमपी वगैरह। नहीं, आप चिंता मत करो, कभी कभी डायरेक्ट भी टिकट मिल रहा है, जरूरी नहीं है माँ बाप का एमपी होना। अच्छा, सूरज नाम है ना, बड़ी चिंता हो जाती है एकदम। असल में अब अपना नाम मैं तो ये नहीं कहूँगा चांद रख लो, लेकिन
फिर डंडे लेके काम करो, सूरज रात वाले बनो दिखते हैं। तो यही ऑब्जर्व किया है लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जैसे देखा कि उनका बेटा निकलता है 10 साल के लिए, उसे जज बना देते हैं और कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ चाहे मेरा बेटा हो, किसी का बेटा हो, अगर वो डिजर्व नहीं करता है तो मुझे वास्तव में देशभक्त हूँ तो मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के हित का ना हो, या किसी की दूसरे की कुर्सी, किसी को मिलने वाली चेयर में अपने बेटे को दे दूँ या बेटी को दे दूँ। इट शुड नॉट बी। क्यों? अगर वो अपने पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, तो हम किस लिए अपने जद्दोजहद से अपने कैलिबर और कैपेबिलिटी से उस चेयर को प्राप्त करें तो अच्छा है। दूसरी की चेयर पे किसमें? मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। अब जो भी बताता हूँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एवरीथिंग इज ऑन लाइव टेलीकास्ट। जब आप कोई समस्या आपके सामने आती है, मैं अध्यात्म की बात बता रहा हूँ, हर समस्या के समाधान के 3 तरीके ईश्वर देता है आपको। चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, विधायक एमएलए एमपी बनना हो, लक्ष्मी से संबंधित हो, शनि से संबंधित हो, निकलने के बाहर चक्रव्यूह से संबंधित हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक या ज्योतिष से संबंधित हो, जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं, जिस उलझन में परेशानी में आप होते हैं, फिर बता रहा हूं कि ईश्वर आपको 3 तरीके देता है। अगर कंपटीशन ऐसा है 3 घंटे का, 1 घंटे का या रेस का है, 5 मिनट में हो रहा है कंप्लीट, 1 मिनट में हो रहा है, 100 मीटर का स्प्रिंटर रेस है, तब है जिस व्यक्ति के माइंड में पहले आ जाता है वो नंबर 1 आ जाता है। सोल्यूशन हर चीज का है। वायरस से पहले एंटीवायरस बनाता है कंप्यूटर का, हमें राइट सोल्यूशन है। तो हर चीज का सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम आपकी है और हार्ट वाले के पास जाओगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि डॉक्टर क्या कहता है, एक साहब गए बोले मेरे पेट में दर्द होगा, उन्होंने आई ड्रॉप दे दिया। बोले डॉक्टर पेट में दर्द होता है, बोले हाँ इसीलिए दवा लिखी है। सही है? होता क्यों? बोले आपने जो कोड़ादिती दाल खाई थी उसमें कंकड़ थे, क्योंकि आप यहाँ के कमजोर हैं और आप ऐसी हो जाएंगी तो कंकड़ देख के खाओगे, मतलब निकाल दो पेट में दर्द नहीं होगा। अब इसका क्या सोल्यूशन बताइए? एनी सोल्यूशन? तो अब हमें ये देखना है कि सही आदमी के पास, तो मैं हर चीज का मैं थोड़ा लॉजिकल देखिए, मैंने एक बार बताई आपको, मैं कभी अपने स्टूडेंट से, मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, ये है क्लास में और बेटा बेटी करके बात करता हूँ, हंस के बताऊंगा, लेकिन हर चीज का एक लॉजिक रहता है। क्योंकि बच्चों को समझाने का तरीका यही है कि आप अगर सही व्यक्ति के पास, सही स्पेशलिस्ट के पास सही जगह जाएंगे तो जो कह रहे हैं हर चीज का सोल्यूशन है बता देना, बस पॉलिटिकल सेक्रेटरी लोग वो भी सब सोल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट का भी, हर चीज का एवरीथिंग इज देयर। लेकिन इसीलिए मैं संविधान के आपको अनुच्छेद इसलिए बताता हूं कि किस अनुच्छेद की काट कौन सी है, उसी में है सोल्यूशन। यही तो करते वकील क्या करते हैं, इस धारा में ये है सब, ये सब इसलिए ये तो ये कह रही है, ये तो ये कह रही है। बहुत बड़ा लॉस हुआ करूँगा का, एक साले साहब थे हमारे, नहीं मानते केस, और मैंने कहा वकील 20 साल से मुकदमा लड़वा रहा है, करोड़ों का केस था, मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, मेरा खुद का सवाल था, मुझे तो चाहिए नहीं कुछ, सिर्फ मैंने कहा ये पॉइंट गलत है। इवन जज ने इनडायरेक्टली कहा, नहीं माने हाई कोर्ट से फाइल रिजेक्ट कर दी, जज से बोली मुकदमे गलत लड़ रहे हो 20 साल, बताइए रियल केस। तो कभी कभी जो छोटी सी चीज़, फिर मैंने कहा ना, 1 लुक 1 वर्ड 1 सेंटेंस कैन चेंज होल कोर्स ऑफ लाइफ। कभी कभी एक शब्द भी नजर के लाई बदल देता है, मरा मरा वाला बात जो बात है, शब्द ही तो था वाल्मीकि ने जो पढ़ा था, नजर ही तो होती है, जिस नजर से अगर आ जाए मामा घर पे देख लिया तो वो समझ जाएंगे, हाँ नजर से आप बहुत कुछ पता चल जाता है, आपका एटीट्यूड में। उसकी बात नहीं, इंटरव्यू की भी बात आ जाओ, ये मामा के घर मत पहुंचो, इंटरव्यू में भी अगर आपकी नजर सही है, 5 लोग बोर्ड में बैठे, इट विल बी वेरी इजी टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पता चल जाता है, चुपचाप मूक दर्शक
कौन बैठा हुआ है? एक्सपर्ट होता है, वो क्वेश्चन नहीं करता, वो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, IPS बनाना है, IAS बनाना है, या क्या बनाना है, या कर भेजना है। जो आदमी कॉकरोच बिच्छू से डरता होगा उसे वो IPS बनाएगा हैं? अगर आपने जैसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज योर 5 वीक पॉइंट्स या व्हाट इज योर 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, CD पे किसी दिन बात करना, करिकुलम बैठे कैसे बनाते हैं, बायोडाटा कैसे बनाते हैं, ये आपका बायोडाटा के ऊपर पूरा इंटरव्यू होगा, कुछ नहीं पूछेगा। इंटेलिजेंट तो आप हो ही, ये भी डिस्कस कर रहे थे बिफोर यस्टरडे एंड डाइनिंग। इंटेलिजेंट तो हो आप, इंटेलिजेंट तो तभी तो आप मेन क्लियर करके बना रहे हो, बाकी कुछ नहीं देखना है उसे। सिर्फ मैं जैसे कहता हूँ कभी कभी क्लास में, आई जस्ट फ्रॉम क्वेश्चन नॉट फ्रॉम आंसर। आप क्या जवाब दे रहे हो? आई नेगलेक्ट इग्नोर। मैं देखता हूँ आप सवाल क्या कर रहे हो क्लास में, उससे संबंधित चीजें, तो वो बहुत जरूरी है। आपने देखा 5 बार लेकिन क्वालिफाई के इंटरव्यू फेल क्यों? क्वालिटीज कैन नॉट बी डेवलप विद इन अ डे और 24 आवर्स, इसके लिए टाइम लगेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा अपने आप में मतलब है वो करना, डेवलप करना है आपको, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है। और ये चीजें देखिए क्वालिटीज तो रहेंगी आपको हमेशा, पढ़ाई हमेशा नहीं रहेगी, जूलॉजी हमेशा कम नहीं आएगी, बॉटनी कम नहीं आएगी, पॉलिटिकल साइंस कम नहीं आएगी, लेकिन कुछ क्वालिटीज जो होंगी वो हमेशा काम आएंगी। लोग ऑब्जर्व करेंगे, सी दिस मैन वेरी जेंटलमैन, ये चीजें होती हैं और ये मायने रखती हैं समाज में। मैं कह रहा हूँ मैं ना मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, किसी से मेहनत तो सब करते हैं, मैं केवल आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। आज भी जो जिस लेवल का है, आज भी मैं जिन्हें देखा नहीं था बुजुर्ग ने मैं जो भी हूँ मिडिल क्लास मिडिल कॉलेज, तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है डेवलप करना। कमिंग टू संरक्षक है, और ये न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये इंडिपेंडेंट चार्ज है उसका कि वो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन बता देंगे कैसे होता है इंटरफेयर। दूसरा हेडिंग है इसका कि लंबी का ये, अच्छा मैं एक सवाल करूंगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज पता होगी? मुझे मालूम है, माई विकास मत बोलिए, आपसे मैं सुन चुका हूँ इसका जवाब। आप लोग बताइए कितनी है हाई कोर्ट की जज की, कितनी है और उसकी दोनों की सेम है अलग अलग कितनी है? ऐसा क्यों? अन्याय नहीं है ये? वो तो नियम है इसका। तो इसमें ये कहा गया है, उसमें ये भी है 3 वर्ष या उम्र, 3 इयर्स या 62 इयर्स या 3 इयर्स या 65 इयर्स, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की कार्यावधि लंबी है, ये भी है, उसमें कोई भी कटौती नहीं की जा सकती, ये स्वतंत्रता का उसका नियम है, और ना ही उसे पदमुक्त किया जा सकता है। अगर क्रिमिनल कोई चार्जेस लगाए गए हैं उस वक्त भी कोई भी उसकी उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज या वेतन और एचआरए और जो भी प्रिविलेज दी गई है वो कट नहीं की जा सकती, जब तक उसे महाअभियोग लगा के बाहर नहीं किया जा सकता, तब तक सब फैसिलिटी, सब प्रिविलेज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को मिलेंगी। और हाई कोर्ट के जज की एज है 62 इयर्स और सुप्रीम कोर्ट की 65 इयर्स। तीसरा हेडिंग है महाअभियोग के अलावा और किसी ग्राउंड पर हटाया जा सकता है। महाअभियोग के अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, लिख लो हैं? सही बोल रही हैं, अक्षमता वो तो है क्या, बीच में बीमार पड़ी है मेंटली अक्षमता, वही है शारीरिक अक्षमता, वो मानेंगे नहीं ना, सोच के आए हैं मानेंगे नहीं। हाँ, इसलिए मैंने बताया अगर कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें असमर्थता नहीं बता सकते, असमर्थ इंडिविजुअल होता है, मैं नहीं स्टूडेंट को करेक्शन कर रहा हूँ, ये असमर्थ स्वयं होता है, अक्षमता दिखाई देती है। आप ये नहीं कह सकते मैं असमर्थ हूँ, मैं जा रहा हूँ BRS लेके, सब फैसिलिटी लेके, ये नहीं कह सकते। तो ये अक्षमता मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। फिजिकल में भी तो व्यक्ति अच्छी डिसीजन नहीं दे सकता ना, कि जज का कार्य है। इसीलिए महाअभियोग या
अक्षमता के आधार पर किसी भी जज को, न्यायाधीश को पदमुक्त किया जा सकता है। ये बताना था मुझे। व्हाट इट क्या हुआ? गलत हो तो बता देना, अगर कहीं हम गलत पढ़ाते हों तो यू आर वेलकम, लेकिन जो मुझे आता है मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट है इसका पर्याप्त वेतन तथा संसदीय नियंत्रण से परे। हम जो कह रहे हैं बात स्वतंत्रता की, कि एक तो हम कहते हैं कि संसद का नियंत्रण है, क्या नहीं है ना, और वेतन पर्याप्त है जिससे वो लालच में ना आए, या लड़के की सर्विस कहीं लगवा दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके लिए पर्याप्त वेतन मिलता है, पर्याप्त फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ सुविधाएं हैं, और उसके बाद संसदीय नियंत्रण नहीं है। कितने सहमत हैं जज के ऊपर, इसलिए वो स्वतंत्र माना जाता है, इसलिए वो स्वतंत्रता है उनके लिए, इसलिए सफिशिएंट वेतन दिया गया है। चौथा इसका पॉइंट है, खत्म करूंगा इस टॉपिक को आज, कार्यप्रणाली में नियमन से नियम बनाने की शक्ति। अगर राष्ट्रपति के अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय अपने लिए नियम बना सकता है, जैसे हमने पढ़ाया था कहाँ, जो सी और डी के कर्मचारी नियुक्त होते हैं अपने हिसाब से करता है, या उसे कहीं लगता है, टाइम बता देना,